अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। तो चलते हैं आज अपनी सेकेंड एपिसोड की तरफ। नावल है माही वे। इट्स रिटन बाय मरियम अलीशा। एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में फलक ने इसकी दूर जाती गाड़ी को देखा, फिर सर झटकती अपने घर की तरफ बढ़ी। इसे कल यूनिवर्सिटी जाना था। अस्सलाम वालेकुम। फलक फरहान साहब की बाएं जानब की कुर्सी खींचते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। तो आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है? ऐनक लगाते हुए फरहान साहब ने इसे देखा, जो ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने हुए थी। जी बाबा, फलक सादतमंदी से कहती कुर्सी खींचकर बैठी। आह, ये आलू के पराठे भी क्या ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि हद हो गई। इनकी खुशबू तो दरवाजे को चीर कर कमरे तक पहुंची थी। सारम भाई, ये ज़रा चाय तो पास करें ना प्लीज़। बाजू फोल्ड करते हुए फलक ने सारम को कहा, जो दिल जमी से नाश्ता कर रहा था। ओह, तो जिस तरह भाई खा रहे हैं इसका मतलब है पराठे बहुत मज़े के हैं, इसने दिल में सोचा। आह, बुरी बात फलक, खाने के मेज़ पर इस तरह दूसरों को तंग नहीं करते, खुद काम करते हैं। आयशा बेगम खफकी से बोली। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। तभी बैरूनी दरवाजे से अमल और दानियाल फ्रेश मूड में दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा नाश्ता करो। उफ अंकल, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। वाई नॉट श्योर, वैसे भी मैं नाश्ता करके नहीं आया, लेट उठा था आज थोड़ा सा। अमल ने हैरानी से दानियाल को देखा, जो कुछ देर पहले नाश्ते की मेज़ पर अपने 2 अदद पराठे ख़त्म करने के बाद चाय का पूरा मग खाली करके आया था। पता नहीं दोनों ने अपने पेट में ऐसे कौन से जिन पाले हैं जो 2 मिनट के बाद कूदना शुरू कर देते हैं। तौबा है। नाश्ते पर टूटी फलक, जिसे देखकर ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वह दुनिया पे अपना आखिरी खाना खा रही थी, और दानियाल को देखते ही अमल बड़बड़ाई। वो दोनों इतना खाते थे कि सालम इंसान निगल कर भी उन्होंने शोर मचाना था। और दो। वो दोनों अपने बैग लॉन्च के सोफे पर रखते डाइनिंग की तरफ बढ़े। दानियाल सालम के बराबर कुर्सी खींचते हुए बैठा, यूं कि इसके बिल्कुल सामने फलक बैठी थी। आलू के पराठे देखते ही दानियाल की भूख नए सिरे से चमक उठी थी। आह आंटी, आपने आलू के पराठे बनाए हैं? उफ, बहुत भूख लगी है सच्ची आंटी, अब जल्दी दें ना पराठा। आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए फलक की प्लेट से दूसरा पराठा उठाया, जो वो दानियाल को आता देखकर अपने पहले पराठे के नीचे छुपा चुकी थी। पर शुमाई किस्मत, बेचारी फलक इतना समूह लेकर रहा कि इसने एक नज़र सामने बैठे दानियाल को देखा, जो पराठे के बड़े बड़े लुकमे ले रहा था। शोधा कहीं का ना हो तो। चाय का मग मुंह से लगाते हुए फलक बड़बड़ाई। दानियाल ने नदीदी नजरों से चाय को देखा। फलक ने जैसे ही इसकी नजरों के इर्तकाज को समझा, फौरन अपना मग दोनों हाथों में जोर से पकड़ लिया, यूं जिसे ऐसे खौफ हो कि सामने बैठा सदियों का भूखा इसकी चाय पी लेगा। और चाय के दीवाने कभी भी अपनी चाय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो सच है। आंटी, आपके पराठे ना बहुत मज़े के बने हैं। उफ, मज़ा आ गया, और मज़ा दोबारा हो जाता है अगर चाय भी मिल जाती तो। मुंह में बड़ा लुकमा डालकर जब वो बोला तो लुकमा हल्क से नीचे जाने से इनकारी हो गया। गोया इंतजार में हो कि भाई साहब पहले आप चाय ले लें, फिर ही मैं नीचे तशरीफ लेकर जाऊंगा। खांसी का ज़बरदस्त दौरा पड़ा तो दानियाल साहब खंस खंस कर दोहरे हो गए। फरहान साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आराम से खाओ बेटा, अब भी तो सिर्फ 7 बजे हैं, तुम लोगों की क्लास तो 9 बजे स्टार्ट होनी है। आयशा बेगम ने चाय का मग इसे पकड़ाते हुए कहा। आंटी, आज ना हमारा पहला दिन है, हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि इसी बहाने यूनि घूम कर देख लेंगे। अमल ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। यूनिवर्सिटी में घूमना है या फिर? सारा ने मुस्कुराते हुए माने हैजी से एक आबरूज कही। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम तीनों, बल्कि अपने पल्लू से बांध लो। फरहान साहब ने अखबार को एक तरफ रखते हुए संजीदगी से कहा। इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो पाकर उन्होंने गला खंगारा, गोया तमहीद बांधी। तुम लोग किसी भी स्टूडेंट या किसी भी टीचर के साथ किसी भी किस्म का मजाक नहीं करोगे, समझ रहे हो ना? तुम तीनों किसी भी टीचर के साथ कोई मजाक नहीं करोगे। हाल ही में तुम लोगों के टीचर आफ्ताब साहब हमारे घर को रौनक बख्श कर जा चुके हैं, और ये सिर्फ तुम तीनों के कारनामों के बाइस हुआ है। फरहान साहब ने तीनों को घूरते हुए कहा, जो जुबान दांतों तले दबाए बैठे थे। क्या बाबा आफ्ताब सर हमारे घर क्यों आए थे? क्यों, खैरियत? फलक ने सरसरी लहजे में पूछा। हाँ भाई, हम तो खैरियत से ही थे, मगर वो बेचारे, अल्लाह इनकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आया उन पर। सारम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, बेचारे ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे। आयशा बेगम के लहजे में अफसोस ही अफसोस था। अच्छा है ना,
काश इस दिन हमें बैठने दिया होता तो कम से कम आप बैठ तो सकते थे ना। दानियाल ने सर झटकते हुए कहा, और क्या किया था उन्होंने, बताओ जरा। मेज पर दोनों कोने जमा कर फरहान साहब ने पूछा, बाबा आपको तो पता है ना हम कितने मासूम हैं। आंखें पटपटाते हुए फलक ने कितने पर जोर दिया। जी बेटा बिल्कुल, मासूमियत ने कहा था कि बस मुझे इन तीनों पर ही तमाम होना है। अंकल हर इंसान को बोलने का हक हासिल है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे, क्या करें। हमारा एक असूल है कि जब भी कोई बात याद आए तो फौरन कर लेनी चाहिए, ये ना हो बाद में भूल ही जाए। हम बात ही तो कर रहे थे ना 2 मिनट, अगर सर आफ्ताब चुप कर जाते तो क्या जाता, पर नहीं। अमल ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा, ओ बेटा ये तो फिर उन्होंने बहुत जुल्म किया है ना। सारब ने संजीदगी से कहा, तो फिर क्या हुआ। फरहान साहब ने पूछा, होना क्या था, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, 2 मिनट सुकून से नहीं बैठते और ना ही किसी और को बैठने देते हो। हमने भी कह दिया सर जी आप तो सुकून से ही बैठे हैं, यूं ना चैलेंज करें, ये ना हो फिर बैठा भी ना जाए। बस फिर क्या था, हमें चैलेंज दे दिया। दानियाल ने सुकून से कहा, तुम लोगों में जरा तमीज नहीं है। ये इन पिछले 2 माह में 7वें टीचर थे तुम लोगों के जो हमारे घर तक आए। तुम लोगों ने बदले के तौर पर बेचारे की कुर्सी पर ही पेंसिल अटका दी। लाइक सीरियसली। फरहान साहब ने सदमे किसी कैफियत में कहा, बाबा इसमें कोई खास बात तो नहीं, पेंसिल के लट से क्या होता है। वैसे क्या हुआ था, फलक ने मासूमियत से पूछा। बस क्या बताऊं, सिक्का ऐसा चुबा बेचारे को ऑपरेट करवाना पड़ा। उफ बेचारे सुकून से बैठ भी नहीं सकते। आयशा बेगम ने झुरझुरे ली, रियली। वो तीनों दबे दबे जोश से चीखे, दानी हम चैलेंज जीत गए। फलक और अमल पुरजोशी से बोली। सारा, फरहान और आयशा बेगम खूनकों की तरह इन तीनों को देख रहे थे। क्या इसके बाद भी कुछ हो सकता था। याहू, दानियाल ने फिजा में मुक्का लहराया। आखिर प्लान किसका था। दानियाल ने अबरुझ गए, क्या क्या तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो। अमल रूहान सी हुई, और नहीं तो क्या, अमुज से ही कह रही है, क्या बदतमीजी है। हाँ याद करो बच्चों, दिमाग पर जोर देकर सर शम्स की चाय में लाल मिर्चों की पोटरी किसने डाली थी, और सर आफ्ताब का और सर इकबाल का वॉलेट भी मैंने उड़ाया था। फलक भूल चुकी थी कि वो अकेले नहीं बैठे। खैर भूल तो ये बात अमल और दानियाल भी गए थे। ये कोई इतने बड़े काम नहीं थे। सर अंजुम की बिल्ली की दुम मैंने काटी थी। हाँ हाँ हाँ, दुम कटी बिल्ली। सर ताहिर के पेपर्स मैंने इनके लाकर से चोरी किए थे, तभी तो तुम पास हुई। सर साकिब का मैम कशिश से झूठा फेयर भी मैंने बनवाया था। दानियाल ने फखरिया कॉलर झाड़े। कैंटीन से समोसे हमेशा मैंने चोरी किए जो तुम लोगों ने रज रज कर खाए थे, और अब तुम लोग मुझे सिरे से भूल ही गए हो। सर आफ्ताब की कुर्सी पर सिक्का भी मैंने फिट किया था। अमल ने अपने बालों की लट को झटकते हुए कहा। आयशा बेगम, सारम और फरहान साहब इससे ज्यादा सुनने की इस्तात भी नहीं रखते थे। क्या इतने जुल्म। फरहान साहब ने सदमे से कहा, बस अंकल यही थे, बाकी स्कूल लाइफ की तो क्या ही बात है। गर्दन बाएं तरफ झुकाकर दानियाल ने तारीफी अंदाज में बाजू उठाया। और इनके कसूर। सारम ने हैरानी से पूछा, यार भाई ना तो वो हमें सुकून से बैठने देते थे, ना इनके पालतू जानवर। कैंटीन वाला इतने महंगे समोसे देता था, और बस क्या ये बस था। आयशा बेगम ने अफसोस से कहा। उन्हें गोया बहुत सदमा हुआ था। तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा। अल्लाह हाफिज अंकल। आंटी पराठे बहुत मजे के थे, अब हम चलते हैं। फरहान साहब की बात अधूरी रह गई। दानियाल चाबियां निकालता बाहर को लपका। इसके पीछे अमन और फलक भी दौड़ी। लेक्चर सुने इनका बिल्कुल मूड भी ना था। फरहान साहब, आयशा बेगम और साहब ने नफी में सर हिलाते हुए बरोनी दरवाजे की तरफ देखा और सर झटकते हुए मुस्कुरा दिए। इनकी नकम्मी औलाद कभी सुधर नहीं सकती थी और ये बात वो जानते थे। उफ, आज तो बाल बाल बचे। अम्मा ने सीट के पूछ से टेक लगाते हुए गहरा सांस लिया। और नहीं तो क्या, बाबा का तो हमें लेक्चर देने का पूरा दिल था। फलक ने बैग रखते हुए कहा, एहसान मानो मेरा, मैंने तुम दोनों को बचा लिया। दानियाल ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, कहो तो पाँव छू लें तुम्हारे। फलक ने चिढ़कर कहा, ना मेरी माँ, रहने दो। और वैसे भी इससे हद तक अमेज बात हो भी क्या सकती है कि तुम जैसी चुचंदरी मेरे पाँव पड़े। क्या मैं तुम्हें चुचंदरी लगती हूँ। फलक का मुंह सदमे की कैफियत में खुले का खुला रह गया। फलक, डियर मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारे मुंह में जरासीम चले जाने हैं और फिर तुम बीमार पड़ जाओगी और फाइनली तुम मर जाओगी। अमल ने हाथ झाड़ते हुए गोया जान छूटने का इशारा किया। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, बांदरी कहीं की। जैसा भाई वैसी बहन। फलक ने नाक से कोड़ा। अब हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, मेरा इरादा बदल गया है, दानियाल ने संजीदगी से कहा। वो उन्हें तंग करना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तो फिर किधर जा रहे हैं। फलक को दानियाल की बात पर एकदम से गुस्सा आ गया। जू, दानियाल ने इत्मीनान से कहा। क्या जू में चिड़ियाघर। अमल ने हैरानी से पूछा।
बीबी अब हम इतने भी पेंडू नहीं हैं, कम से कम जू का मतलब तो समझ ही सकते हैं ना। आखिर को हम जानवर जो हुए। दानियाल ने इत्मीनान से तंज किया। हम जानवर? ये क्या बेहुदा बात है। तुम दोनों के बारे में तो मैं शोर नहीं हूँ, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ। फलक ने दोनों को घूरते हुए कहा। नहीं मोहतरमा, अब देखे ना। दानियाल की बात अधूरी रह गई। हाँ तो मोहतरम दिखाओ ना, फलक ने तब कर कहा। देखो तुम हो एक चुचंदरी, कल तुमने मुझे एक चिंपैंजी बनाया था और आज अमल को एक बांदरी। तो अजीज जान हतून, क्या आपको वाकई लगता है कि एक चचंदरी, एक चिंपैंजी और एक बांदरी जू की बजाय यूनिवर्सिटी जाएंगे? दानियाल ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, बहुत हंसी है, चलो चुप करो और आराम से गाड़ी चलाओ। आया बड़ा जू का कुछ लगता। फलक ने दानियाल को दबरसीद करते हुए कहा। वैसे पॉइंट तो इसका बिल्कुल ठीक था। जंगल से भागा चिंपैंजी। फलक ने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा, जब लोगों को समझ नहीं आता ना कि क्या कहें तो वो ऐसे ही दामन बचाते हैं। दानियाल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बैक मिनर से फलक का फूला हुआ मुंह देखा। जवाबन फलक ने से कुछ कहने से परहेज किया और बुड़बुड़ाते हुए रुख मोड़ लिया। अमल ने तासुफ से दोनों को देखा। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मुस्कुराते हुए इसने दिल में सोचा। अच्छा छोड़ो यार, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये कि हम मौजू की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों ने गिफ्ट्स रख लिए? क्योंकि हमारी रैगिंग ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। अमल ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ हाँ, सबसे पहले बैग में रखे ही गिफ्ट पैक थे, बुक्स तो बाद में डाली थी। फलक ने फख्र से बताया। गोया बुक्स आखिर में डालकर बहुत अजीम काम किया था। चलो यही बहुत था कि बुक्स रख ली गई थी। चलो उतरो गाड़ी, उतरो, मैं गाड़ी पार कर लूँ। दानियाल के कहने पर अमल और फलक अपने अपने बैग संभालती हुई गाड़ी से निकली। वाह यार, क्या यूनिवर्सिटी है। अमल ने तो सीफी निगाह इर्द गिर्द डाली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे पर दानियाल की मुंतजिर खड़ी थी। चलो, क्या आज मराकबे में रहने के इरादे हैं तुम दोनों के? दानियाल ने इनकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। आह चलो। कई तो सीफी नजरें इनकी तरफ उठी थी। चूंकि वो सेम ड्रेसिंग किए हुए थे सो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर वो इर्द गिर्द से बेनियाज बस यूनिवर्सिटी का दीदार कर रहे थे। गेट से दाखिल हों तो दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ 6-6 कनाल के वसी ग्राउंड थे। दरमियान से एक सीधा रास्ता एडमन ब्लॉक की तरफ जाता था। एडमन ब्लॉक की दाएं और बाएं जानब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनसे कदरे फासले पर लाइब्रेरी और कैफेटेरिया था। ग्राउंड में कई बेंच नस्ब थे। कुछ लोग घास पर नीचे बैठे अपने मुताले में मशगूल थे और कुछ बेंच पर बैठे अपने काम कर रहे थे। अवाइल मार्च के दिन चल रहे थे। फजा में थोड़ी सी खुनकी बरकरार थी, मगर मौसम गर्मा का सूरज अपनी हिद्दत पर था और सरमा की हनकी को ख़त्म कर रहा था। वो तीनों घूमते हुए पूरी यूनिवर्सिटी का जायजा ले रहे थे। गो की क्लास शुरू होने में 1.5 घंटा पड़ा था। सो वो तीनों मुतमईन थे, मगर नहीं, वो चूका भी नहीं। सुनो तुम तीनों, अपनी अकब से आती आवाज़ पर वो पलटे। जी, आपने हमें मुखातिब किया? दानियाल ने मासूमियत से पूछा। हाँ तो और कौन, चलो आओ हमारे साथ। इनमें से एक लड़का करख्त भरे लहजे में बोला। पर कहाँ? अमल ने हैरानी से पूछा। चुप करके चलो। तीनों ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर एक दूसरे को देखा और इनके पीछे हो लिए। अब इनकी खैर नहीं। वो लोगों ने कदरे वीरान जगह पर लाए। ये जगह यूनिवर्सिटी की बैक पर थी। वहां इनके अलावा 4 डरे सहमे से स्टूडेंट भी खड़े थे। इनकी हालतें बता रही थी कि वो भी न्यू एडमिशन थे, मगर वो इन तीनों की तरह रिलैक्स हरगिज नहीं थे। उन्होंने हैरत से अमल, फलक और दानियाल को देखे जो कदरे रिलैक्स नजर आ रहे थे। जी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आंखें घुमाते हुए अमल ने मासूमियत से पूछा। एक्चुअली बच्चों, हम तुम लोगों के सीनियर्स हैं। हमने सोचा क्यों ना कुछ तारुफ हो जाए। सो इट इज़ शो टाइम। हाथों को आपस में मिलाते हुए कबूल सूरत लड़का बोला। जी बिल्कुल, इट्स शो टाइम। फलक आहिस्तगी से बड़बड़ाई। देखिए हमने क्या किया है, हम तो मासूम से बच्चे हैं। मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने देना। अमन लजाजत से बोली। इस वक्त वो इतने मासूम लग रहे थे कि मासूमियत भी इनसे पनाह मांग रही थी। वो चारों स्टूडेंट भी हैरानी से तक रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या है, चली जाना। हाँ तुम इधर आओ जल्दी। अमन की तरफ इशारा करते हुए दूसरे लड़के ने से बुलाया। अमल ने दानियाल और फलक की तरफ देखा और मखसूस इशारा पाते ही वो इनकी जानब लब की। जी फरमाइए, कोई अच्छा सा गाना गाओ मेरे लिए। इनमें से एक लड़के ने सिगरेट सलगाते हुए कहा। खास आपके लिए? अमल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सुनाओ। इसने अपने बाल सेट करते हुए सिगरेट का गहरा कश लिया। इस परचम के साए तले हम एक। बस, लहकर गाती अमल धारने की आवाज पर खामोश हुई। क्या क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? मैं और गाती हूँ। माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। सब हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे।
अबे चुप कर जा मेरी माँ, खुदा का वास्ता है तुझे, सिगरेट पैरों तले मसलते हुए इसने मिन्नत अमेज लहजे में कहा। ये नगमा है बेवकूफ़। इसने अमल की जनरल नॉलेज में इजाफा करना चाहा, मगर मैं तो ऐसे ही सुनती हूँ, मैं गाने नहीं सुनती, मैं यही सुनती हूँ। अमल ने मासूमियत से कहा, देखिए मेरी बहन, बहुत मासूम है आप, इसे कुछ मत कहें। आप एक काम करें, हमें छोड़ दें प्लीज़। दानियाल ने मिन्नत अमेज अंदाज अपनाया। क्यों, किस खुशी में? कोई दौलत है तेरे पास जो छोड़ दें? इन्हीं में से एक लड़के ने आबरू उचकाकर पूछा। हम आपको गिफ्ट देंगे। वैसे तो हमारे फ्रेंड के लिए थे, इसकी बर्थडे थी, मगर आप ले लें। फलक ने मासूमियत से कहा, अच्छा तू समझ रही है कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? तो शायद ठीक ही समझ रही है। ला निकाल दे गिफ्ट। अब इसके दोनों दोस्त अपने दोस्त की गैरत पर सीना चौड़ा करके खड़े थे, एकदम ढीले पड़े और हैरत से मुंह खोलकर इसे तकने लगे। अमल फलक और दानियाल ने अपने अपने बैग से तीनों पैक शुदा गिफ्ट निकाले और अभी वो निकाल कर सीधे ही हुए थे कि एक लड़का उछलकर फलक के पास आया और इसके हाथ से गिफ्ट छीनने वाले अंदाज से लिया। चूंकि फलक का गिफ्ट पैक सबसे बड़ा था, अमल फलक और दानियाल अफसोस भरी निगाह इसके नाक पर डाली। उफ, ये लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। फिर सर झुकते हुए दूसरे लड़कों की तरफ मुतवज्जह हुए। इन दोनों ने मुंह बनाते हुए अपने अपने गिफ्ट लिए और हजरत शुदा नजरें बड़े गिफ्ट पर मस्कूर थीं। ठंडियां भरते हुए वो अपने अपने गिफ्ट की तरफ मुतवज्जह हुए। हाथ में बड़ा गिफ्ट पैक पकड़े इस लड़के अपने साथियों को देखकर अपनी किस्मत पर नाजा इसने जल्दी से गिफ्ट रैप पर खोला। जो ही इसने डिब्बा खोला तो जोरदार लोहे का पंच इसकी नाक की हड्डी तोड़ गया। हाय मैं मर गया, हाय माँ बचाओ, मेरी नाक कट गई, बचाओ। अपनी नाक पर हाथ रखता वो फर्श पर बैठता चला गया। देखो देखो तुम लोगों ने हमारे डिब्बों में क्या डाला हुआ है? एक लड़के ने घबराते हुए पूछा। इन्हें इन तीनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शक्ल से तो वो मासूम ही लग रहे थे। नहीं, आप लोग फिक्र मत करें, आप लोगों के डिब्बों में गिफ्ट ही हैं। अरे यार परेशान ना हो, जब हम अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं तो एक गिफ्ट ऐसा जरूर रखते हैं। अब इनकी किस्मत। कंधे झुकाते हुए दानियाल ने एक नजर जमीन पर कराते हुए इस लड़के को देखा। आप लोग अपने गिफ्ट खोल लेना प्लीज। अमल ने खलूस दिल से मशवरा दिया। क्यों? वो लड़के हैरानी से इसे देख रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आंखों ही आंखों में तसल्ली भी दी। देखो पहले तुम खोलो। शायद दोस्त की मोहब्बत गालिब आ गई थी। जो ही इसने अपना गिफ्ट खोला तो एक फलक शगाफ चीख इस वीरान कोने में गूंजी, क्योंकि डिब्बे से निकला मेंढक उछलकर इस लड़के के कंधे पर बैठा सलामी देने लगा था। इस लड़के ने हैरत से अपने कंधे पर बैठी स्टर करती मखलूक को देखा और अगले ही लम्हे उछलने लगा। अपने दोनों दोस्तों की दुर्गत बनते देखकर तीसरे लड़के ने अपना गिफ्ट खोले बगैर ही अमल और दानियाल फलक की तरफ फेंक दिया, जो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। एक तरफ वो था जो गाना सुना चाह रहा था और अब जमीन पर सजदा रेस था, और दूसरा वो जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, मेंढक के साथ ही इधर उधर फुदक रहा था। गोया मेंढक साहब तो फुदकना छोड़कर इनकी कंधे पर पूरी शानो शौकत से विराजमान थे और इनके साथ ही ऊपर नीचे इधर उधर हिलते हुए टर टर करते गोया ये कह रहे थे कि अरे वाह जाने मन, क्या झूले देते हो तुम। मगर वो बेचारे साहब बहादुर थे, इधर उधर फुदकते फिर रहे थे और मुसलसल चीखो पुकार भी कर रहे थे। हाँ देखा, मेरे वाला सबसे मजे का था, इसे दुगनी का नाच नचवा दिया। उफ, मेरा भी कोई जवाब नहीं। दानियाल ने फखर से काला रखड़ाए। हाँ वाकई ये बहुत मजे का है। अमल और फलक हंसते हुए बोली। उन्होंने शायद पहली बार दानियाल की तारीफ की थी। दानियाल मजीद चौड़ा हुआ। तो और क्या, इतनी मेहनत की थी मैंने, परसों ही पुराने मोहल्ले की जोड़ से पकड़ा है। दानियाल ने राज आश्कार किया, गोया यह हरकत मजीद तारीफ बटोरने को थी। जबकि एक तरफ खड़े वो चारों स्टूडेंट होंक बने कब से उन्हें तकते जा रहे थे। अरे आपने मेरा गिफ्ट वापस कर दिया, खोले ना प्लीज। अमल ने तीसरे लड़के को कहा जो कि हैरत से मुंह खोले तीनों को देख रहा था। मैंने नहीं खोलना, जाओ तुम सब चले जाओ, अपना ये फजूल किस्म का गिफ्ट लेकर, मुझे नहीं चाहिए। वो लड़का चलाते हुए बोला। ना खोलें। अमल ने कंधे झुकाते हुए कहा और डिब्बा खोला, जिसके अंदर से 3 लॉलीपॉप निकले। इसने एक लॉलीपॉप दानियाल फलक को दिया और एक खुद खोलकर मुंह में डाली। अमल दानियाल और फलक हंसते हुए इनकी तरफ एक अदा से फ्लाई की उछालते इस जगह से बाहर निकले और इनके पीछे ही वो चारों स्टूडेंट भी एक ट्रांस की कैफियत में निकले। यूं वो पहले ही दिन रैगिंग कर चुके थे। यार दानी, टाइम क्या हुआ है? फलक ने कोई तीसरी बार यही सवाल दोहराया था। अभी 1 घंटा रहता है क्लास स्टार्ट होने में, अब चुप कर जाओ, ये मेरे जुड़े हाथ देख लो, मेरी माँ। दानियाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लोग चलते हुए यूनिवर्सिटी के बस तक पहुंचे। फलक, कहाँ जा रही हो?
फलक को बाईं तरफ जाता देखकर दानियाल ने पूछा, काम है मुझे छोटा सा, कुछ देखना है, मैं आती हूँ, बेजारी से जवाब देती फलक बाईं जानब बनी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने हैरानी से अमल को देखा जिसने कंधे अचका दिए। वो इस वक्त लाइब्रेरी के सामने एक बेंच पर बैठा था और एक तरफ कॉफी का कप रखे दूसरे हाथ से असाइनमेंट पेपर बना रहा था। दफातन किसी नस्वानी हाथ ने इसकी आंखों से रोशनी को लाताल्लुक किया। सामने आओ फलक, वो मुस्कुराया। फलक पांव पटकती हुई इसके सामने आई। क्या है यार, तुम हर बार मुझे पहचान लेते हो, वो रूठे लहजे में बोली। इसका रूठा हुआ लहजा देखकर वो हंसने लगा। हाँ, अपना मुंह ठीक करो लड़की, हर बार इसलिए पहचान लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टाइल यही है। ओह वेरी फनी, फलक दांत निकालते हुए बोली। दूर खड़े दानियाल ने अपना गुस्सा जब्त किया। अमल, तुम देख रही हो कैसे फलक इस लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है, कैसे इसने इस लड़के की आंखों पर हाथ रखा। मैं इस लड़के का मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा जिन पर फलक ने हाथ रखे, मैं इसके दांत तोड़ दूंगा जिन्हें ये फलक की बातों पर निकाल रहा है, मैं इसकी नाक। बस, दानियाल मजीद भी बोलता मगर अमल ने इसके पांव पर अपना जूता इस कदर जोर से मारा कि वो बेचारा बिलबिला कर रह गया। उफ, अल्लाह पूछे तुमसे मनहूस। दानी ने झूठ मूठ के आंसू साफ किए। यहाँ खड़े होकर बकवास करने से बेहतर है वहां जाकर इस पर अमल करो। अमल का मशवरा दानियाल को बहुत पसंद आया। हाँ चलो, और ये नहीं बचेगा। शर्ट के बाजू टांगते हुए दानियाल जरहाना तेवरों से इसकी तरफ बढ़ा जिसका नीम रुख इसकी जानब था। अमल भी इसके साथ ही भागी। उफ, आ गया, फलक बेजारी से बोली। तो इसने फलक की नजरों के ताक़ुब में रुख मोड़कर अपनी तरफ आते दानियाल और इसके साथ आती अमल को देखा और वो आज इस दुश्मने जान को कितने अरसे बाद देख रहा था। दिल नए अंदाज में धड़कने लगा। अपने दिल की हालत से घबरा कर वो फौरन रुख मोड़ कर खड़ा हो गया, ऐसे कि फलक की जानब इसका नीम रुख था जबकि दानियाल इसके सामने और अमल की जानब इसकी पुश्त थी जो फलक के साथ आ खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंगेतर हूँ फलक का, दानियाल शज़ेब कहते हैं लोग मुझे। दानियाल ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। वो गुस्से में था वरना मुकाबल पर गौर करता। आते ही वो डायरेक्ट झूठ बोलने लगा। कुछ लम्हे तो आर्यन को समझ ही नहीं आई मगर जब इसे दानियाल के रवैये की समझ आई तो वो कहका लगाकर हंसने लगा और नीम रुख से ही फलक को देखकर आबरू उचकाई। मिस्टर दानियाल, खुशी हुई आपसे मिलकर, और दानिस्तान अमल की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। ये कौन है? अमल ने फलक के कान में घुसते हुए पूछा। कज़न मेरा। झन से अमल के कज़न के जहन में एक झमक्का हुआ। ओह, क्या ये वही है? दिमाग ने पूछा। नहीं पता, दिल ने जवाब दिया। तो जानो ना, दिमाग ने उकसाया। तो क्या वो लौट आया अपना वादा पूरा करने? दिल अजीब कश्मकश का शिकार हुआ। तो और क्या, वादा करके गया था, पूरा तो करना ही था। दिमाग झंझलाया था। किस रिलेशन से? अमल ने अटकते हुए पूछा। ठहरो जरा। फलक इस वक्त अजीब कश्मकश का शिकार थी। वो भी दिल और दिमाग की जंग लड़ते हुए दानियाल की जानब देख रही थी। दिल और दिमाग दोनों मुख्तलिफ दलाइल देते हुए एक दूसरे को मुतमईन कर रहे थे। उफ, दानियाल कितना बड़ा झूठा है, इसने ये तुम्हारे लिए किया है। दिल से आवाज आई। मेरे लिए क्यों करेगा, झूठा कहीं का, इसकी तो आदत है। दिमाग ने 1 मिनट में दिल को झूठा साबित कर दिया। आर्यन के हंसने पर अमल ने इसकी पुश्त को घूर कर देखा। बंदे को हंसना ना आता हो तो कोशिश भी ना करें। यूनानी दियों की तरह हंसते हैं तुम्हारे कज़न। अमल ने फलक के कान में घुसते हुए कहा मगर जो भी कहा वो बासानी आर्यन और दानियाल के कानों तक पहुंच गया। आपकी तारीफ? दानियाल को वो इंसान सख्त बुरा लगा था। ये आर्यन अफंदी है, मेरा कज़न, याद तो होगा ना तुम लोगों को। फलक ने दानियाल को घूरते हुए कहा। इशारा ये था कि हद करते हो तुम, बंदा पहले पूछ लेता है मगर बस तारुफ ठोकी जाओ। आर्यन? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। वो कैसे ना इस शख्स को पहचानती। पूरे 6 साल इसने इस शख्स का इंतज़ार किया था। आर्यन भी अब सीधा हो चुका था और अमल को देखने लगा जो गोमगू कैफियत में थी। इसने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा और इसे अपनी तरफ मतवज्जो पाकर वो इधर उधर देखने लगी। इसकी इस हरकत पर आर्यन के अनाबी होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान ठहरी। दानियाल ने कुछ चौंकते हुए आर्यन की तरफ देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए फलक की तरफ देखा जिसने कंधे उचका दिए। कमीने, ये तू है?
दानियाल ने आर्यान के गले लगते हुए कहा। आर्यान ने दानियाल को धक्का देकर साइड पे किया। शर्म कर, मैं बड़ा हूं तो इसे कमीना ना बोल मुझे से बड़ा कमीना तो तू है। कितने पे शर्म हो, तुम दोनों ने मुझे पहचाना तक नहीं। आर्यान खफकी से बोला। अब किसने अमल को भी गुफ्तगू में शामिल किया? नहीं यार, तुम बचपन में इतने प्यारे नहीं थे, अब बस इसीलिए तुम्हें पहचान नहीं पाए। दानियाल ने सर कुचाते हुए कहा। बदतमीज इंसान, कम अज कम तुमसे तो ज्यादा ही खूबसूरत था। आर्यान ने दानियाल की कमर पर धमोका रसीद केवल बुलबुला कर रह गया। हाय, कसम से यकीन ही नहीं आ रहा हम तुमसे मिल रहे हैं। यार सच्ची मैं सोचता था कि शायद हम दोबारा मिल नहीं पाएंगे, दानियाल ने संजीदगी से कहा। मुझे तो एक दिन वापस आना ही था, किसी से किया वादा पूरा करना था। आर्यान अमल की तरफ देखकर शरारती लहजे में गोया हुआ और एकदम हर शय गायब हो गई। हर आवाज, हर तस्वीर। वक़्त अमल और आर्यान दोनों को 6 साल पीछे ले गया। फिर से कुछ अनमोल यादों को दोहराने के लिए, कुछ मदफन राजों को आश्कार करने के लिए। शाम के साए गहरे हो चुके थे। कॉलोनी की पार्क में इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। वो 13 साल की खूबसूरत सी गहरी काली आंखों वाली बच्ची दौड़ती हुई इसकी तरफ आ रही थी। हाथ में पकड़ी आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो दौड़ती हुई इसकी तरफ आई जहां दरख्त के साए में एक 14 साल का लड़का सर झुकाए खड़ा था। वो इसके करीब आकर बोली। काली आंखों में पानी जमा था जो बाहर झलकने को बेताब था, और इसने ना आंसुओं को रोका भी नहीं, निकलने दिया। आहट पर सर उठाकर इसे अपने सामने खड़ी अमल को देखा। आर्यान, इसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली। मत रो प्लीज, मैं वादा करता हूँ मैं वापस आ जाऊंगा, बस हालात ठीक होने दो। वो कमजोर लहजे में इसे तसल्ली दे रहा था। तुम वापस आओगे ना मेरे लिए? वो बहुत मान से पूछ रही थी। हाँ, मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। मुझे याद करोगी ना? मोहब्बत भरे लहजे में पूछा गया। भूलूंगी तो याद करूंगी ना? वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। वो दोनों चंद लम्हे इर्द गिर्द से बेनियाज होकर एक दूसरे को देखते रहे, यूं जैसे एक दूसरे से इनकी ये आखिरी मुलाकात हो, यूं जैसे एक दूसरे के चेहरों को हिफ्ज कर लेना चाहते हों, यूं जैसे आखिरी दीदार हो। फिर अमल ने आर्यान की हथेली पकड़ी और अपने गले में पहनी चेन निकालकर इसके हाथ में थमा दी। जब वापस आना तो इसे लेकर आना, और याद रखना ये तुम्हारी अमल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछकर वो पलट गई। तेज तेज कदम उठाती वो पार्क का दरवाजा बूर कर गई, मुड़कर बिना देखा कि कहीं पत्थर की ही ना हो जाए। आखिर को तो थी वो एक इंसान ही। हवा कदरे तेज चली थी कि दरख्तों के जर्द पत्ते जमीन पर जा बिजा बिखर गए थे। ठर ठराते हुए बारिश की बूंदें बरसने लगीं। एक और मौसम खज़ां अपने एहतताम को पहुंचने वाला था, मगर सिर्फ एक और। कितने खज़ां बाकी थे वो नहीं जानते थे। चेन हाथों में लिए उदास से इस लड़के और फुटपाथ पर खामोशी से आंसू बहाकर चलती इस लड़की में सदियों का फासला था, और फासले होते ही तय करने को हैं। खज़ां का मौसम गुजर चुका था और शायद वाकई गुजर चुका था। माजी का सफ़र तय हुआ तो अमल ने चौंक कर आर्यान को देखा। वो इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कैसी हो अमल? किस कदर मोहब्बत थी इसके लहजे में। अम्मू की जगह अमल ले चुकी थी। वक्त बहुत बदल देता है, या शायद सब कुछ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आर्यान ने मुस्कुराते हुए इसी के अंदाज में कहा। आर्यान, वो फलक से मेरी मंगनी हो चुकी है, दानियाल ने फलक को देखते हुए कहा। उसे अपनी पड़ी हुई है। मंगनी? माय फुट। आर्यान को बार बार एक ही बात मत कहो, बेफिक्र रहो, ये पहले से ही कमिटेड है, फलक ने दांत निकालते हुए कहा। तो दानियाल ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है अल्लाह का। क्या सच्ची? कौन है? दानियाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी टेंशन खत्म हुई तो दूसरों का ख्याल आया। अमल ने झटके से अपना सर उठाया। मेरी क्लास का टाइम हो गया है। आर्यन इस सवाल से बचना चाह रहा था, सो अपना सामान समेटने लगा। ओके बाय, क्लास के बाद मिलते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए एक नजर अमल को देखकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। कौन है वो? अमल ने बेसब्री से पूछा। पता नहीं, मुझे 1-2 दफा मैंने पूछा था पर इसने कभी बताया नहीं। बताना तो दूर, इसने इसका नाम भी नहीं बताया। फलक ने कंधे झुकाते हुए कहा। अच्छा चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। दानियाल के इतना ही बहुत था कि फलक आर्यन में इंटरेस्टेड नहीं थी।
उफ चलो जल्दी। फलक बुत बनी खड़ी अमल को घसीटते हुए बोली, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। उफ अब इतनी पुरानी बात भी नहीं है। सर झटकते हुए उनके पीछे बोली, यार क्या मुसीबत है, कब से तुम हमें कभी इधर और कभी उधर घुमा रहे हो, एक जगह टिक जाओ मनूस। अफसोस तुम्हें अभी तक बिजनेस डिपार्टमेंट भी नहीं मिला। फलक दानियाल पर चलाते हुए बोली, उफ चुप करो, तुम कितना बोलती हो, वो भी नॉन स्टॉप बंदरी कहेंगी। दानियाल दाएं जाने मुड़ते हुए बोला, इन्हें यूं बातें करते देखकर पिलर की ओट में छुपा एक वजूद सामने आया। एक्सक्यूज मी। अपने बाजू पर निस्वानी हाथ महसूस करके दानियाल हैरत से मुड़ा, जी वो मैं काफी देर से देख रही हूँ कि तुम कभी उधर और कभी उधर घूम रही हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। एक मॉडर्न मगर खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आई एम दानियाल शाजेब, न्यू एडमिशन। गालिब आप भी न्यू एडमिशन हैं। एक्चुअली क्या मुझे बिजनेस डिपार्टमेंट तक गाइड कर सकती हैं? की नखियों से इसने कुछ फासले पर खड़ी फलक को देखा जो गुस्सा जब्त करते सुर्ख पड़ रही थी। ओ आई सी, हेलो दानी, आई एम बेनिश कुरैशी। मैं बेशक न्यू एडमिशन हूँ मगर मैं इस यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा जानती हूँ। हाँ डियर, तुम्हें बिजनेस डिपार्टमेंट तक गाइड कर दूं। दानियाल के कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए बेतकल्फी से बोली। दानियाल को वो सख्त बुरी लगी थी। दानी के बच्चे, तुम यहाँ खड़े हो, मैं कब से तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हें तलाश कर रही थी। फलक की बर्दाश्त की हद सिर्फ इतनी थी जब भी तो एक ही सांस में आन तक पहुंची। डियर ये कौन है? बेनिश ने फलक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इससे फलक की आमद नागवार गुजरी थी। साफ पता चल रहा था कि बेनिश मोहतरमा दानियाल साहब पर लट्टू हो चुकी थी। मैं दानियाल की वाइफ हूँ। फलक, दानियाल खान। क्यों, क्या हुआ? फलक ने दानियाल के जवाब देने से पहले ही कहा और मासूमियत से आंखें पटपटाईं। ये जवाब सुनकर बेनिश की आंखों में चिंगारियां जलने लगी। कुछ खोने का खौफ आंखों में नजर आने लगा। दानियाल ने एक नजर शाख में खड़ी बेनिश को देखा और एक नजर फलक को देखा जो चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए इसे ही देख रही थी। दानियाल को एक लम्हा सारी बात समझने में लगा। वो आर्यन वाली बात का बदला ले रही थी। हैं, कमाल है, मैंने मंगेतर कहा तो पतंगे लग गए थे और अब सीधा शोहर बना दिया मुझे। फलक डियर, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। बेनिश का साकित हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए वो फलक की तरफ बढ़ा। हाँ जल्दी करो, वैसे भी तुमने मुझे ट्रीट देनी है, रात में अपनी शर्त जो जीत गई थी। फलक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेनिश आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आखिर को मैं आपकी भाभी और ये आपके भाई हैं। भाई भाभी की इतनी सी भी बात नहीं मान सकती आप? फलक ने मासूमियत से कहा और दानियाल इसके इस कदर फर झूठ बोलने पर और ऊपर से इतनी आला एक्टिंग पर हैरान सा खड़ा था। भाई भाभी, सुनो लड़की, मेरा एक ही भाई है और मैं सबको भाई बना लूंगी तो शादी किससे करूंगी? बिनिश ने फलक को घूरते हुए कहा। वो चलाई थी आवाज में गहरा दुख हलकोरे खा रहा था। कुछ था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, कोई राज, कोई भेद। क्यों, क्या आपने सबसे शादी करनी है? फलक ने हैरान होते हुए पूछा। जो बेवकूफ लड़की, शराब। बेनिश पांव पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। चलिए डियर वाइफी, दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अच्छा अब ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं, ये हल्का सा मजाक था। फलक चिढ़कर बोली, हाय सदके, अगर तुम्हारा ये हल्का सा मजाक मेरी जान ले लेता तो। दानियाल ने आबरू उचकाते हुए कहा, इतनी तुम नाजुक जान और मर भी जाते तो खैर थी। जमीन पर चलता फिरता बोझ हो तुम, और तुम्हारे मरने से पाकिस्तान के वसाइल भी बचे रहेंगे। फलक यूं बोली जैसे इसके मरने पर सबसे पहले शुक्राने की नफल वही पड़ेगी। अफसोस, सद अफसोस। दानियाल ने गर्दन नफी में हिलाते अफसोस का इजहार किया। अच्छा बस अब चलो, ज्यादा ओवर ना हो। फलक पांव पटकती अमल की जानिब बढ़ी जो भी लाइब्रेरी का खाली बेंच देख रही थी। एक तो अमल ने जब से आर्यन को देखा है मुराकबे में जाकर फौत ही हो गई है। हाँ यार, जाहिर सी बात है, अभी तक शाक के ज़ेर असर है। फलक की दिल ही दिल में सोचती अमल की जानिब बढ़ी। क्लासेस अटेंड करने के बाद वो तीनों कैफेटेरिया की तरफ बढ़े। पढ़ाई के नाम से तो वो तीनों पहले ही ऐसे भागते थे गोया वो पढ़ाई नहीं इनकी दुश्मन हो। ऐसा नहीं था कि वो फेल होते थे, मगर इनका कहना यह था कि जो मजा तूफान में कश्ती चलाने का है वो मजा साहिल पे कश्ती चलाने में नहीं आता। इसी पर अमल करते हुए वो तीनों ऐन इम्तिहानों के वक़्त पढ़ते थे। बकौल दानियाल और फलक की किताबें देखते ही हमारा बीपी लो हो जाता है, और इस वक्त भी अपने बीपी को ही नॉर्मल करने कैफेटेरिया की तरफ आए थे। ओफ यार, अमल, दानियाल और फलक अपने बैग्स को टेबल पर इस कदर जोर से पटखा
कि गोया इनमें बम हो। फलक, दानिया और अमल ने मुंह में ओप्स के स्टाइल में खोलकर अपने दाएं जानब देखा, जहां पढ़ाओ को बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि चिशमिश बच्चों का ग्रुप बैठा था। धमाके की आवाज पर उन्होंने हड़बड़ाकर मुंह जो किताबों के अंदर दिए हुए थे उठाकर उन्हें घूरा और एक ही फ्लो में चारों ने अपने चश्मे दुरुस्त किए, जो बड़बड़ाहट में खिसक कर नाक पर पहुंच चुके थे। क्या मसला है आपके साथ भाई? पहले किस कदर जोर से आपने उफ किया और अब ये इतना शोर? एक चश्मिश ने नहायत इज्जत से इज्जत अफजाई करते हुए पूछा। पढ़ लो, फिर तुम जैसे ही होते हैं जो बाद में भाई ये टॉपिक करवा दें, ये वाला भी करवा दें करते हुए हमारे पीछे दुम छोलों की तरह भागते हैं। मगर मैं एक बात वाजे कर दूं, हमारा शेड्यूल एंड पर जाकर बहुत टफ हो जाता है और फिर हम समझाते एक लफ्ज नहीं है इस वक्त, इसलिए बेहतर है कि पढ़ लो। दानियाल ने कहते हुए घड़ी पर यूं वक्त देखा गोयन से बात करते हुए भी लाड साहब का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। लड़कों ने हैरत और अमल को देखा, हैरत से अमल और फलक को देखा जो खुद शाह की कैफियत में थी कि ये क्या कह रहा है, जबकि लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जो पाकर वो ताइदी अंदाज में कंधे जोड़े करके जोर और शोर से सर इस्तबाहत में हिलाने लगी, गोया दानियाल के कहे पर जो कि एक लफ्ज झूठ था यकीन की मोहर लगा सके। ओह कोई बात नहीं, सॉरी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। चिशमिश लड़का माजरत करते हुए बोला, हाँ ठीक है, अपना काम करो। नहुवत से हुक्म देकर वो तीनों अपनी अपनी कुर्सियां खींच कर बैठ चुके थे। अपने हमेशा वाले अंदाज में फलक और दानियाल एक दूसरे के बराबर में, जबकि अमल इनके सामने दानियाल और फलक के साथ बैठने में भी एक लॉजिक था। और बकौल फलक कि अगर मैं दानी के सामने बैठकर खाती हूँ तो ये मुझे नजर लग जाती है, और आज सुबह जब इसने मुझे आलू वाले पराठे खाते देखा था सामने बैठकर, तब से ही मेरा पेट दर्द कर रहा है। यार लेक्चर्स काफी बोरिंग थे ना? दानियाल के कहने पर फलक और अमल ने भी इसके बात की तायद की। हेलो, कैसा गुजरा तुम लोगों का पहला दिन? मानूसी आवाज पर खिड़की से बाहर देखती अमल ने चूं कर अपनी दाएं तरफ देखा, जहां आर्यन इन्हीं से मुखातिब अपना बैक साइड पर रखकर अमल के ही बराबर कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। अमल ने गहरी सांस खींचकर इसके कलोन की खुशबू को महसूस किया। आर्यन खुद पर जमी अमल की नजरों से बाखबर था। सही ही था, बस। फलक की आवाज पर अमल सर झटकती इनकी तरफ मतवज्जो हुई। ओ ये तो होगा आखिर को तुम लोगों ने बिजनेस जैसा खुश्क सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मुस्तकबिल में करीब में तुम क्या करने वाले हो? दानियाल को याद आया कि वो कितना अहम सवाल पूछना भूल गया। अभी तो फिलहाल CSS की तैयारी कर रहा हूँ, फिर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा। आर्यन की बात पर अमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आर्यन ने भी रुख मोड़कर इसके तासरात जांचे। वक्त रुका था। कौन कहता है वक्त नहीं रुकता? वक्त रुकता है कुछ पुरानी यादों को दोहराने के लिए। हाल माजी में तब्दील हुआ, हर चीज तख्लील हो गई थी। अम्मो 9 साल की अमल ने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहने पर ही इत्तफा किया। यार तुम्हें फौजी पसंद है या बिजनेसमैन? 10 साल आर्यन ने हथेली पर थोड़ी टिकाए महवियत से इसे देखते हुए पूछा। ना ही फौजी और ना ही बिजनेसमैन, मुझे तो पुलिस वाले पसंद हैं, अमल ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ऐसा करते हुए वो आर्यन को बहुत प्यारी लगी थी। अच्छा, फिर मैं पुलिस वाला ही बन जाऊंगा, आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर एकदम बोला, पर अम्मो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, वो बुरे भी होते हैं। अब आर्यन ने मासूमियत से पूछा। तो ब्रेड खाती अमल ने उफ के अंदाज में माथे पर हाथ मारा। अरे पागल, सारे थोड़ी ना लेते हैं, तुम अच्छे वाले बन जाना ना। हाँ ये ठीक है, आर्यन ने इस्तबाद में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, फिर से वही करना क्या वो जब तुमने उफ किया था? आर्यन ने मासूमियत से कहा। उफ, अमल ने फिर से सर पीटा। उफ व्हाट? पुलिस? दानियाल की आवाज पर अमल ने इसकी तरफ देखा जो इसी के अंदाज में सर पीट रहा था। कुछ आदतें नहीं बदलती। माजी से हाल का सफर तय करके इसने सटपटा कर आर्यन को देखा जो दानियाल को देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन इतनी लाताल्की वो सिर्फ सोच ही सकी। अगर इसे कुछ याद नहीं तो मैं क्यों खुद को हल्कान करूं सोच कर। अच्छा, आप कुछ मंगवाओ आर्यन, मेरी तो भूख से जान जा रही है, फलक ने दुहाई देते हुए कहा। और मेरा BP लो रहा है। हाय मैं गया, दानियाल ने पेट पर हाथ रखते हुए दुहाई दी।
तुम लोगों का पेट है या कुआं? कितना खाओगे तुम दोनों? अमल ने हैरानी से पूछा। उफ अमल डियर, मेंशन नॉट डियर, फलक ने दांत निकालते हुए कहा। अच्छा यार आर्यन, कुछ मंगवाओ। दानियाल के कहने पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए इशारा किया तो कुछ ही देर में बच्चा ढूंढता इनके पास आया। आर्यन लाला, तुम कितने दिन बाद आया है? गुल के खालिस पठानी लहजे में किए गए शिकवे पर अमल, फलक और दानियाल ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई। आर्यन लाला, वैसे ये पूरा का पूरा तुम्हारा दोस्त है? इसने इन तीनों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, हम आधा इसका दोस्त है और आधा बिल्ली का गोश्त है, दानियाल ने इसी के लहजे में जवाब दिया तो सब हंसने लगे। गुल अभी तक दानियाल की मारी गई चस को समझने की कोशिश कर रहा था। हाय तुम कितना क्यूट है, फलक ने इसकी गालें खींचते हुए कहा। तौबा तौबा, तुम ये क्या कर रहा है? गुल को गोया करंट ही लग गया। एकदम उछलकर वो एक तरफ हुआ। क्या किया मैंने? फलक ने हैरानी से पूछा। ये जो तुमने अभी किया, इसने अपनी गाल रगड़ते हुए कहा। अच्छा ये? फलक ने फिर से इसकी गाल खींची। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, हम तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, गुल ने रूंध सूरत बनाते हुए कहा। और हम तुमसे 10 साल छोटा भी होगा। अम्मा कहती है लड़कियों से दूर रहना चाहिए और हम रहता भी है। गुल का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। बस, अमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। न करें, हमको शर्म आती है, गुल ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। ओए चुप कर जा, चुप करके बता, शर्म का बच्चा ना हो तो, दानियाल ने चिढ़कर पूछा। बस अमना गुलरुख से दूर नहीं रहता है। ये गुलरुख कौन है? आर्या ने हैरानी से पूछा। वो हमारी मंग है, गुल ने कमीज का कोना मुंह में दबाते हुए कहा। ओह, अमल, आर्यन, फलक और दानियाल ने मुश्तरका होटिंग की तो बेचारा गुल घबरा कर उधर देखने लगा। ना करो ना आर्यन लाला, आपने मुझे क्यों आवाज दिया था? इसने घबरा कर बात बदली। हाँ गुल, 4 बोतलें और 4 बिरयानी की प्लेटें ले आओ। आर्यन इसकी तरफ बात घुमाने पर मुस्कुरा दिया। क्या इतना थोड़ा? फलक और दानियाल की दुहाई पर अमल ने बमुश्किल अपनी हंसी को दबाया। है? आर्यन ने भी उन्हें हैरानी से देखा। गुल, एक काम करो, साथ में मेरे लिए एक बर्गर, 2 सैंडविच, 2 समोसे, 2 रोल, एक चना चाट की प्लेट भी ले आओ। बस, फलक ने बाजू टांगते हुए कहा, गोया सामने खाना पड़ा है और इसे ललकार कर कह रही है मुझसे बचकर दिखाओ, और मेरे लिए भी यही सब ले आना। दानियाल ने अपनी टांगों पर रुमाल बिछाते हुए कहा। अमल, आर्यन और गुल मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। बस, अमल ने सदमे की कैफियत में पूछा। हाँ, ये तो बस हम टेस्ट करने के लिए खाने वाले हैं, दोनों ने सुकून से जवाब दिया। तुम कैसे इतना ज्यादा खाओगे? गुल ने मासूमियत से दानियाल से पूछा। ये इतने बड़े बड़े डायनासोर जैसे मुंह से खाएगा? फलक ने इत्मीनान से जवाब दिया। बकवास बंद करो अपनी, दानियाल ने तंग कर कहते हुए अपनी तोपों का रुख की तरफ किया। तुमने इससे क्यों नहीं पूछा? ये भी तो यही सब खा रही है। इधर आओ, गुल ने इशारे से दानियाल और आर्यन को अपने पास बुलाया। वो इसलिए, हम जानता है लड़कियों के चटपटी चीज खाने का और चटखारे लगाने का बहुत शौक होती है, और इन बाजी को देखकर तो पता लग जाती है कि इनको दूसरों का भी छीन कर खाने की आदत है। गुल ने आर्यन और दानियाल के खानों में घुसते हुए कहा, मगर अमल और फलक बखूबी सुन चुकी थी। गुल के बच्चे, फलक ने दांत पीसते हुए कहा। उफ, हाय बाजी, तुम कितनी गंदी बातें करता है। तौबा, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई और तुमने तो बच्चा भी पैदा कर दिया। आपके गुल ने अपनी कमीज के साथ साथ अपने हाथों से भी मुंह छुपाकर किचन का रुख कर लिया, क्योंकि कमीज और हाथ इसकी शर्म को छुपाने के लिए नाकाफी थे। इसके जाने के बाद अमल, आर्यन, दानियाल और फलक का कहका बेसाख्ता था। तो आज रेकिंग का तुम लोगों का बचपन का शौक भी पूरा हो गया होगा, नहीं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, मजा आ गया, दानियाल ने मजा लेते हुए कहा। पता था मुझे, आर्यन पहले जैसे ही जानता था। याद है हम एक दूसरे का बदला कैसे लेते थे? अमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। यार वो दिन बहुत जबरदस्त थे। फलक और दानियाल ने भी टुकड़ा दिया। हाँ ना, याद है कैसे एक दफा स्कूल की मॉनिटर ने अमल की नोटबुक का एक पेज फाड़ा था तो फलक ने पूरी नोटबुक फाड़ दी थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा। और क्या एवं जाने देती, हिम्मत कैसी हुई इस बांदरी की? फलक ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। और जब एक दफा आर्यन का किसी लड़के से झगड़ा हुआ था और इसने आर्यन से हाथापाई की थी। फिर कैसे?
میں نے، امل اور فلک نے مل کر اس کی دھلائی کی تھی، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، اور بعد میں انکل آنٹی سے تم لوگوں کی دھلائی ہوئی تھی وہ؟ آریہ نے تپانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اور اس نمرہ بیچاری کے ساتھ جو اس امل چڑیل نے کیا تھا وہ تو بھلانے سے نہیں بھولتا۔ قسمیں، بیچاری کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس نے غلطی سے اپنی لمبی چوٹی فلک کے منہ پر مار دی اور امل سے فلک کا رونا برداشت نہ ہوا تو اگلے ہی روز بیچاری کی پچھلی چیئر پر بیٹھ کر اس نے اس کی لمبی چوٹی کو شہید کر دیا، جس کی لمبائی اور خوبصورتی کی مثال پوری کلاس میں دی جاتی تھی۔ دانیال نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ان تعریف کرنے والوں میں تم صفِ اول تھے، ان تعریف کرنے والوں میں تم صفِ اول تھے۔ فلک نے سلگتے لہجے میں کہا، ہاں ہاں تم جل رہی ہو میری مچھلی جل کی رانی، ویسے صحیح بات ہے، خوبصورت تو وہ انتہا کی تھی، بلا کی تھی، کمال کی تھی، جمال کی تھی۔ دانیال نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو بیہودہ آدمی، میں چلوں گی اور وہ بھی تم سے؟ فلک پھاڑ کھانے کو دوڑی، اچھا ارادہ ہے تمہارا کیا؟ پھر چلو جلو گی؟ پھر کب جلو گی؟ دانیال نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا، تم دونوں لڑنا بند کرو پلیز، بس موقع چاہیے ہوتا ہے لڑنے کا تم دونوں کو۔ امل نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑتی امو یار، تمہارا یہ بھائی لڑائی شروع کرتا ہے۔ فلک نے منہ بسورتے ہوئے کہا، کیا میں لڑائی شروع کرتا ہوں؟ میں لڑتا ہوں؟ تو شاید واقعی میں لڑائی شروع کرتا ہوں گا۔ دانیال نے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنتے ہوئے کہا، چپ کر، ایک دم چپ، کیا ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ ہاں اب نہ تم بولو گی فلک اور نہ یہ، آریان نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن بھی نہیں رہے تھے، ان دونوں کی آنکھیں تو پیچھے نظر آتے خوبصورت منظر کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ آریان اور امل نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے چونک کر موڑے۔ کیا؟ آریان اور امل کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ انہوں نے ایک نظر پھر فلک اور دانیال کو دیکھا تاکہ ان کے شک کی تصدیق ہو سکے۔ فلک اور دانیال نے محبت بھری نظریں گل کے ہاتھوں میں موجود کھانے کے لوازمات پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے ٹیبل پر موجود کھانے کے سامان پر ٹوٹ پڑے۔ استغفر اللہ! آریان اور امل بڑبڑاتے ہوئے بریانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ دانیال بریانی میں موجود لیگ پیس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا تو فلک پورا سینڈوچ ایک ہی بار میں منہ میں گھسانے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس طرح کھا رہے تھے گویا دونوں کے بیچ مقابلہ ہو۔ کھانا تو اچھا ہے، دانیال بول بھی رہا تھا اور اپنے منہ سے بریانی کی بارش بھی کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، فلک نے بھرے منہ سے جواب دیا، صبر سے کھاؤ۔ امل نے منت آمیز انداز اپنایا، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی۔ یار صبر سے ہی کھا رہے ہیں، دانیال نے آدھا رول منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دکھ بھی رہا ہے امل، چلو ہم تو کھائیں۔ دانیال اور فلک کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے تو بے اختیار ہی امل کو بھی کہہ ڈالا، ہاں۔ امل نے کوک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، الحمدللہ۔ دانیال نے ٹانگوں پر بچھا رومال جھاڑ کر بیگ میں سلیقے سے ڈالا، مزہ آ گیا۔ فلک نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، چلیں؟ آریہ نے پیسے پلیٹ کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اور امل کافی دیر سے ان دونوں کے کھانا کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو۔ وہ دونوں بھی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولے، یار دانیال کچھ کمی سے نہیں لگ رہی؟ فلک نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ دانیال نے پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیوں کے ہاتھ میں موجود ڈیری ملک دیکھتے ہوئے کہا، چلو کمی کو پورا کریں، نہیں تو وہ کمی احساس سے کمتری پیدا کر سکتی ہے۔ فلک کے کہنے پر وہ دونوں اپنے سے 2 قدم آگے چلتے امل اور آریان کو کچھ بتائے بغیر ہی ان لڑکیوں کی طرف بڑھے۔ ہیلو سمرا، پہچانا مجھے؟ یار میں کوثر، تمہاری جگری یار، تمہارا گردہ۔ فلک نے اس لڑکی کے زبردستی گلے لگتے ہوئے کہا، ہے کوثر؟ ارے آپ کون؟ اور سمرا کون؟ اس لڑکی نے حیرانی سے پوچھا۔ اچھا چھوڑو یار، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ میٹھا نہ ہو جائے؟ فلک نے دانیال کو دیکھتے ہوئے، میٹھا؟ اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ سمجھ پاتی فلک نے اچک کر اس کے ہاتھ میں موجود 2 ڈیری ملک چھپٹی اور وہ لڑکی اسے کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے بھی دونوں ایک ہی جست میں دوڑتے ہوئے آریان کی طرف آئے۔ حد ہے، ویسے مجھ سے لے لیتے پیسے، اور اب اگر یہ چھین ہی لائے ہو تو؟ آریان نے غصے کہتے ہوئے فلک کے ہاتھ سے ایک ڈیری ملک کھینچی اور شڑپ سے ریپر کھول کر ڈیری ملک آدھی کی اور منہ میں ڈالی اور آدھی امل کی طرف بڑھائی جو اس نے فوراً پکڑ لی۔ ایک ہمیں بھی دے دو، آریان نے ہنستے ہوئے جملہ مکمل کیا، اور ہم سمجھے تھے کہ تو شریف ہے۔
دانیال نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، یہ غم ہرگز کم نہیں ہوتا کہ چاکلیٹ آدھی ملے۔ شریف ہونے سے کیا ملتا ہے، ہم تو صدا کے ہی ہیں، آریان نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ دانیال نے آدھی سے بھی کم چاکلیٹ کو دکھ سے دیکھا اور یہی غنیمت جانی کہ منہ میں ڈال لے، کیونکہ انگلیاں چاٹتی فلک کی نظر اس کی چاکلیٹ پر جمی تھی۔ وہ چاروں پارکنگ کی طرف بڑھے۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔ آریان مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔